जी, तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म देखेंगे, इसमें हमारे पास मेजरली 3 हार्मोन्स हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन, विटामिन डी और कैल्शिटोनिन। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास आ जाएगा कि कैल्शियम होम्योस्टेसिस क्या होती है। यार हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम है ना, उसमें से 99% जो कैल्शियम है वो बोन्स के अंदर है। ठीक है, 1% कैल्शियम है जो कि प्लाज्मा के अंदर है। इस 1% में से भी 40% है जो कि प्रोटीन बॉन्डेड है। ठीक है, और जो अपने पास बाकी 10% है ऐसा जो कि हमारे पास एनाइंस के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, एनाइंस के साथ बॉन्डिंग है। बाकी बचा पीछे 50%। ये जो 50% है ना, ये 1% का 50%, ये जो है ये फ्री फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम है और ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। सही है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, इसमें वो हमें बताता है कि 60% जो है ना उसका कैल्शियम प्रोटीन बॉन्डेड जो नहीं है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेबल है। मतलब डेफिनेटली जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट में जा सकता हो, तो वो प्रेशर के अंडर जो फिल्ट्रेट हो सकता हो, तो वो अल्ट्रा फिल्ट्रेबल है। तो 60% है। ठीक है, अगर ये इस तरह पूछे आपसे तो। बाकी ये है कि अब हम लोगों ने इन हार्मोन्स को डिस्कस करना है, हम सिंपली इसी को समझ लेते हैं तो आई गेस हो जाएगा सारा काम। सबसे पहले हमारे पास हमें पैराथायरॉइड हार्मोन के बारे में समझना पड़ेगा। पैराथायरॉइड हार्मोन एक कमजोर बंदा है। ठीक है, तो ये ऐसा करता है कि लाइक ये इतना कोई खास ताकतवर या सेवियर नहीं है, तो जिसकी वजह से ये एट अ टाइम एक ही चीज को हैंडल कर सकता है। तो ये किड तो इंटेस्टाइन्स के ऊपर तो ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, ये जो अपने पास है बोन्स, बोन्स में से ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है। कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की एब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, रिजॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम भी, फॉस्फेट की भी। लेकिन अगर आप देखें ना, तो जो कैल्शियम फॉस्फेट जब इकट्ठे होते हैं, बल्कि पहले मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। तो इसमें ये मैंने बताया कैल्शियम एक ये पीटीएच एक वीक इंसान है और ये एट अ टाइम सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट की को निकलवा तो लेता है, लेकिन ये जो किडनीज में से ना सिर्फ कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर पाते हैं, फॉस्फेट ज़ाया चले जाते हैं। ठीक है, इसमें इतनी है ही नहीं ताकत की उठा सके। सिंपल सी बस ये बात है। अब आ जाता है हमारे पास फिर, लेकिन ये इसका एक दोस्त है कैल्शियम पैराथायरॉइड हार्मोन का, जो कि है विटामिन डी। अब जो ये विटामिन डी थ्री है ना, ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा ताकतवर है। ये इंटेस्टाइन से ना सिर्फ कैल्शियम बल्कि फॉस्फेट दोनों को उठा सकते हैं। ठीक है, बोन्स में से भी कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को निकाल सकते हैं। इतना पावरफुल है। और इसी तरह किडनीज में से भी कैल्शियम फॉस्फेट दोनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हुई जो हम लोगों ने अपनी स्टोरी सोची है। एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, वो ये है कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ना, उसका असल में कंसर्न होता है हाइपर कैल्सीमिया करने के लिए। उसका क्या मकसद होता है, उसने कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा करना है, जो यूजेबल कैल्शियम है, फिर आयनाइज्ड कैल्शियम है। तो जो अगर आप वो बोन में से तो कैल्शियम निकाल ली उसने कैल्शियम, लेकिन फॉस्फेट भी साथ आ गया, फिर वो साथ बाउंड होते हैं। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट जब इकट्ठे एक इक्वल कंसंट्रेशन में होंगे, तो ये फॉस्फेट कैल्शियम को बाइंड कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट फ्री कैल्शियम अभी भी कम है। तो इस वजह से ये कैल्शियम का लेवल नहीं बढ़ा पाता पैराथायरॉइड हार्मोन, अगर ये सिर्फ ये एक्शन करता। इसलिए फिर जानबूझ के किडनीज में से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है और फॉस्फेट को डंप करता है, ताकि फ्री अवेलेबल कैल्शियम मौजूद हो। मैंने आपको बताया था ना कि 10% एनाइंस के साथ बाउंड होता है, तो वो 10% जो एनाइंस है उनमें से ये फॉस्फेट भी है। अगर ये एनाइंस ज़्यादा हो जाएंगे तो कैल्शियम भी ज़्यादा बाउंड होगा उन एनाइंस के साथ। तो ये रीज़न है इसकी पैराथायरॉयड थायराइड हार्मोन की। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास आता है विटामिन डी थ्री। दो ये कैल्शियम फॉस्फेट ही रिलीज करवाता है, लेकिन जो विटामिन डी थ्री है ना, उसका मेजर कंसर्न होता है नई बोन बनाने में। ठीक है, न्यू बोन फॉर्मेशन में। तो डेफिनेटली जब बोन फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए आपको कैल्शियम भी चाहिए और आपको फॉस्फेट भी चाहिए। तो इस वजह से ना ये जो विटामिन डी थ्री है, ये किडनी इंटेस्टाइन्स में कैल्शियम फॉस्फेट दोनों उठाएगा, किडनीज में से भी उठाएगा और उसको, अब आप पूरे बोन्स में से भी उठा रहा था, ये ओल्ड बोन्स से उठाता है ताकि न्यू बोन्स बन सके। ठीक है, तो फिर ये करके डिपोजिशन की तरफ लगे, हाई हाई लेवल सब प्रोवाइड करेगा कैल्शियम फॉस्फेट के, ताकि न्यू बोन फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो ये अपने पास इसकी बेसिक स्टोरी है। तो इसके हवाले से चलें, पॉजिटिव कैल्शियम बैलेंस और नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस ये है कि जो ओवरऑल अगर आप देखो ना, जितनी
आ रहा है कैल्शियम बॉडी में, लाइक थ्रू इंटेस्टाइन, थ्रू, ठीक है, थ्रू डाइट आपके इंटेस्टाइन में जितना आ रहा है, माइनस जो एक्सक्रीट हो रहा है यूरिनरी। तो अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव बैलेंस, ज़्यादा जा रहा है तो नेगेटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस हमें चिल्ड्रन में मिल जाता है, ठीक है, उसमें इंटेस्टाइन्स के बोन्स की ग्रोथ होनी होती है, तो इसलिए कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही होती है एज कम्पेयर टू एक्सक्रीशन। जबकि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में जो इसका ना बैलेंस नेगेटिव जाता है, वो एक्चुअली ऐसा होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल है ना कम हो जाता है, ठीक है, तो उस दौरान में कुछ कुछ अरसे के लिए, तो जिसकी वजह से ये असर आता है। वो हमारे पास आ गया पैराथायरॉइड हार्मोन। ये पैराथायरॉइड सेल्स रिलीज करेंगे, पैराथायरॉइड थायरॉइड ग्लैंड्स रिलीज करेंगे, उसके चीफ सेल्स होते हैं जो कि ये रिलीज करते हैं, और बाकी सिंपल सा मैकेनिज्म है, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स होंगे जो कि फिर कैल्शियम को सेंस करेंगे, और उस हिसाब से कम होगा तो पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज कर देंगे। ये दो बातें एक थोड़ी सी हटके हैं, वो ये कि मैग्नीशियम के लेवल्स है ना भी इफेक्ट करते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन को। अगर बहुत ही सवेरली मैग्नीशियम का लेवल हो ना, तो पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन भी इनहिबिट हो सकती है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट वो हाइपोकैल्सीमिया वाले फीचर्स आएंगे। तो अगर आपके पास एक बंदा हाइपोकैल्सीमिया के साथ आया है और आपने देखा उसका पैराथायरॉइड हार्मोन भी कम है, तो उसकी एक वजह मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ठीक है, मैं ये आपको बात बताना चाहता हूँ। बाकी इसका पैराथायरॉइड हार्मोन का सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी है, ठीक है। तो अब क्या क्या करेगा, इससे एक्शन क्या है, सीरम कैल्शियम ज़्यादा करवाएगा और फॉस्फेट कम करेगा, तभी कैल्शियम काम आ पाएगी, ठीक है। बोन में से क्या करेगा, कैल्शियम फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन कराएगा, और किडनीज में से क्या करेगा, सॉरी यहाँ होगा, किडनीज में से क्या करेगा कि ये किडनीज में फॉस्फेट की एक्सक्रीशन मतलब करवाएगा, और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवाएगा। तो ये बात आपको पता नहीं चाहिए कि प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में से फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करवाते हैं, वहां से मतलब अपटेक को इनहिबिट करते हैं बेसिकली, और जो डिस्टल ट्यूब्यूल है वहां से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आपने याद रखना है। वैसे मेजरली अगर आप याद रखना चाहो ना, तो आप खुद ही सोचो कि मोस्टली हमने देखा जो अपने पास एल्डोस्टेरोन आ रहा है, जो अपने पास एडीएच आ रहा है, ये सारे हार्मोन्स कहाँ जाके एक्ट करते हैं, ये डीसीटी पे एक्ट करते हैं ना, क्योंकि वहां तक जो यूरिन पहुंच रहा होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है। वहां जाके आगे हमने अपनी बॉडी की डिमांड के हिसाब से हार्मोन्स में एक्ट करके डिसाइड करना होता है कि मैंने पानी एक्स्ट्रा रखना है, मैंने साल्ट एक्स्ट्रा रखना है, मुझे कैल्शियम चाहिए, मैं सब कुछ डंप करना है, या फिर जो भी उसका लाइक सही है। तो डीसीटी में इस तरह आप याद रख सकते हो कि डीसीटी पे इसका एक्चुअल इफेक्ट है जो कैल्शियम का उठाने वाला है। बाकी फॉस्फेट की तो ये लाइक पीसीडी से करवा देता है। सही हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। और अब जब ये पीसीटी पे एक्ट करते हैं ना, तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि साइक्लिक एएमपी इसका सेकेंडरी मैसेंजर है, तो यूरिनरी साइक्लिक एएमपी भी ज़्यादा होता है। तो साइक्लिक एएमपी का ज़्यादा होना एक साइन है कि पैराथायरॉइड हार्मोन किडनीज पे एक्ट कर रहा है। सही हो गया। और इंटेस्टाइन्स का मैंने बताया कि इस पे कोई ऐसा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है इसका, ये कमजोर बंदा है, मारा बंदा है, सिर्फ बोन से कैल्शियम फॉस्फेट निकालता है और सिर्फ किडनी में से कैल्शियम वापस उठा पाता है, ये इतना सा इसका काम कर पाता है। लेकिन पैथोफिजियोलॉजी आ गई। अच्छा यार, पैथोफिजियोलॉजी सिंपल सी, अगर आप देखो प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म क्या होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन नहीं आ रहा, फिर क्या होगा, कैल्शियम का लेवल, सॉरी हाइपर पैराथायरॉइड, कैल्शियम पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब एज ए रिजल्ट क्या होगा, कैल्शियम का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फॉस्फेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, यूरिनरी फॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा, यूरिन कैल्शियम की एक्सक्रीशन यूरिन में कम हो जाएगी, साइक्लिक एएमपी यूरिन में ज़्यादा हो जाएगा, बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास, ह्यूमरल हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी, कहते हैं कि किसी किस्म का ट्यूमर हुआ, और वो ना एक ये हार्मोन एक बनाने लग गया, पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, ठीक है। तो ये पैराथायरॉइड हार्मोन इतना का एक्शन होता है इसका, तो यूं कह लो कि एक्टोपिक सिक्रीशन शुरू होगी पैराथायरॉइड की हार्मोन की। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि वही सारे इफेक्ट्स हमने अभी डिस्कस किए थे वो सारे आएंगे, लेकिन जो पैराथायरॉइड का लेवल्स होगा ना वो कम होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल कम होगा, और पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड का लेवल ज्यादा होगा। फिर आ गया हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में क्या होगा, पैराथायरॉइड कम होगा। मोस्ट कॉमन काज है कि सर्जरी, आपने सर्जरी की किसी बंदे की थायराइड की, और कुछ लाइक दिनों के बाद, वो अगले दिन या 2 दिन बाद उसको ना
ये टेक्टनी मतलब कर्लें पड़ने लगी, ऐसा मसला आ गया। तो ये हाइपोकैल्सीमिया हो गया उस बंदे को, आपने पैराथायरॉइड निकाल दिया है, कैल्शियम कम, फॉस्फेट ज़्यादा, यूरिनरी फॉस्फेट कम, यूरिनरी, ठीक है, तो ये एक्शन होगा, ठीक है। फिर अपने पास आ गया स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अच्छा, ये है स्यूडो मतलब झूठा हाइपो, कि हाइपोपैराथायरॉयड हार्मोन कम नहीं होगा। ऐसे बंदे आएंगे हमारे पास कि आप देखोगे यार उसका कैल्शियम लेवल ब्लड में कम है, अच्छा, फिर आप कहोगे उसका फॉस्फेट लेवल भी ब्लड में कम है, आप कहोगे पक्की बात है इसका पैराथायरॉयड हार्मोन कम है। क्यों कम है? आप कहोगे कि यार देखो, जब कैल्शियम कम है ना, तो किसका काम था आना? पैराथायरॉयड हार्मोन का काम था आना। अब वो कैल्शियम कम है और अभी भी कम ही है, तो इसका मतलब है कि वो नहीं आ रहा, लाइक सेंस ये बनती है। लेकिन रियलिटी में जब आप चेक करोगे तो पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल तो ज़्यादा होगा उल्टा। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि मसला कहाँ आ रहा है। तो उसमें ये भी हो सकता है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ना, वो अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट ना कर पा रहा हो। तो ये एक जेनिटल मसला है, और इसको कहते हैं स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयड थायरॉयडिज्म टाइप 1। तो एज ए रिजल्ट पैराथायरॉयड थायरॉयड हार्मोन अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं कर पाता, और वो होता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके फीचर्स उसके डेफिशिएंसी वाले ही आ रहे होते हैं। फिर अपने पास आ जाता है क्रोनिक रीनल फेलियर। तो क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या ही होगा कि लाइक आपकी किडनीज है, अब ये असल में एक अलग ही स्टोरी शुरू हो जाती है यहाँ। सीकेडी के पेशेंट, इसे आप कई मैनेज करोगे या देखोगे, तो उसमें यही है कि यार अब किडनीज ने बनाना था विटामिन D3, ये तुम्हें पता है इसके अंदर होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ना, जिसने 25 को 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो अब होगा ये, छोटी सी स्टोरी है कि आप देखो, फॉस्फेट का काम, पोटेशियम का, सॉरी, किडनी का काम है कि फॉस्फेट को डंप करना, ठीक है। अब ये नहीं करेगा तो फॉस्फेट मतलब सीकेडी का पेशेंट है, तो उसमें फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट कैल्शियम है उसके साथ बाइंड कर लेगा, तो कैल्शियम का को हाइपोकैल्सीमिया करवा देगा, मतलब हम फ्री कैल्शियम तो कम कर देगा ना, जो यूजेबल होगा। तो फ्री कैल्शियम जब कम होगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि हाइपोकैल्सीमिया होगा, और उस बंदे में पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ही होगा। अब पैराथायरॉयड हार्मोन आएगा, वो क्या करेगा, वो दो ही उसको काम आते हैं, आपको पता है, कमज़ोर सा तो बंदा है। एक तो किडनी में से रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा उसकी अपना, सॉरी, एक तो किडनी में से करवाएगा, ठीक है, सॉरी, बोन्स में से रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा कैल्शियम और फॉस्फेट की, और सेकेंडली वो ये कोशिश करेगा कि किडनीज में से कैल्शियम को अपटेक करे और फॉस्फेट को डंप करे, लेकिन वो ये किडनी वाला काम तो कर नहीं पाएगा क्योंकि किडनी फंक्शनल नहीं है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ये होगा कि वो बोन्स को मजीद कैल्शियम यूज करता रहेगा। तो इसे कहते हैं रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, कि किडनी के इशू की वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन हुआ और उसने कैल्शियम बोन्स को और खोखला कर दिया। ये सारी स्टोरी यहाँ लिखी हुई है, ये आप देख सकते हो। फिर फैमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया, इसमें ये होगा कि हाइपरकैल्सीमिया होगा एक, ठीक है, फैमिली में रन करता होगा ये, और उसमें ये होगा कि इसमें ना ये जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स थे ना पैराथायरॉयड ग्लैंड पे, वो नॉन फंक्शनल होते हैं, तो हाइपोकैल्सीमिया होने के बावजूद भी पैराथायरॉयड हार्मोन को पता नहीं चलता, और उसका सिक्रीशन लो ही रहती है। तो ठीक है, एज ए रिजल्ट तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, सॉरी, हाँ सॉरी, मैं उल्टा बता दिया आपको। इसमें होता ही है कि पैराथायरॉयड हार्मोन के जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स है ना, इसमें इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशंस आती हैं। सही है कि मतलब आप कैल्शियम ज़्यादा होने के बावजूद इनको स्टॉप नहीं कर पाते, ये मसला आता है इनमें। एज ए रिजल्ट फिर पैराथायरॉयड हार्मोन तो अपना हाइपर मतलब ज़्यादा लेवल होगा पैराथायरॉयड हार्मोन का, और ये इसको दो काम तो आते हैं, वो करके दिखाएगा। एक क्या करेगा कि बोन से कैल्शियम निकालेगा, तो कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, हाइपरकैल्सीमिया करवा देगा, और किडनीज में से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करके भी लेवल उसका बढ़ाता रहेगा, और फॉस्फेट को डंप करता रहेगा। तो यही इसका इफेक्ट्स आप देख सकते हो इसमें आएंगे। फिर अपने पास आ गया विटामिन D3। विटामिन D3 क्या मैंने आपको बताया था, जो जो काम मैंने आपको बताया था वही करेगा। मेजरली इसका फंक्शन है बोन मिनरलाइजेशन। क्या फंक्शन है? बोन मिनरलाइजेशन, ना कि कैल्शियम का लेवल बढ़ाना। बाकी अगर विटामिन डी बच्चों में हो जाए तो रिकेट्स है, बड़ों में हो जाए तो ऑस्टियोमलेशिया है। ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस है, वो आप देख सकते हो। सीरम कैल्शियम कम करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल, सॉरी, ये वो है चीज़ें हैं जो इसको प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती हैं। उनमें से एक सीरम कैल्शियम कम होना, फॉस्फेट पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल ज़्यादा होना, और सीरम फॉस्फेट का कम होना। ये बात मेरे लिए थोड़ी सी हटके थी, तो आप भी देख लें।
मतलब फॉस्फेट का कम होना भी विटामिन डी को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि इसने फॉस्फेट का लेवल भी ज़्यादा करना है ना। अच्छा, तो क्योंकि मैं एक्चुअली मैं मोस्टली सोचता था कि शायद फॉस्फेट का कोई भी खैर खा नहीं है जो इसके लेवल्स को मेंटेन कर रहा हो, तो इस वजह से जिस तरह क्लोराइड के लिए हमें कोई नहीं मिला, कि कभी देखा हो क्लोराइड का कोई हार्मोन मैनेज कर रहा हो ना, तो इस वजह इसी तरीके से ये वही सारी चीज़ें कि किस तरह इसकी सिंथेसिस होती है, बहुत चीज़ें आपको आती होगी डेफिनेटली। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अब ये आपको पता है, विटामिन डी 3 एक स्टीरॉयड हार्मोन है, तो ये मेम्ब्रेन अपना सॉरी प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड होता है। सेकेंडली ये कि इसके एक्शन आपको पता है कि ये न्यू बोन की मिनरलाइजेशन के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों का लेवल बढ़ाएगा, इंटेस्टाइन से भी अब्जॉर्ब करेगा दोनों को, किडनीज में से भी करेगा, बोन में से भी करेगा, ताकि ओल्ड बोन से न्यू बोन बन सके। लास्टली अपने पास आ गया कैल्सिटोनिन, ये तो हम लोगों ने इसके चैप्टर इसकी देखा था। इसके पैरा फोलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स इन्हें कहते हैं, वहाँ से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। और कब रिलीज होगा, जब सीरम का कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा, और डेफिनेटली फिर ये सीरम कैल्शियम को कम करने की कोशिश करेगा। किस तरह करेगा कि बोन की रीजॉर्प्शन को कम करेगा और हाइपर कैल्सीमिया को ट्रीट करेगा। और इसी वजह से ये जो बोन की रीजॉर्प्शन को कम करते हैं ना, इसी वजह से हम इसको एज अ ड्रग भी यूज कर सकते हैं बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, बोन को हेल्दी ऑस्टियोपोरोसिस में इसको एज अ ड्रग भी यूज किया जाता है। अगला आ गया, ठीक है।